हाय ऑल, कैसे हो आप लोग। दिस इज पूर्विश शाह। वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ नेविगेटर। आज हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। मैं इसमें जितने भी ट्रिक्स है, कॉन्सेप्ट्स है, शॉर्ट ट्रिक्स जिसको भी हम लोग बताते हैं, वो सारे आपको कवर करवाऊंगा। एक तो बेसिक से चालू करूंगा, परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, एंड बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको इसके सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसको बोला जाता है, उस क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा। सो इस एक ही लेक्चर में आप सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कवर कर लोगे। आपने अभी तक जितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर पहले पढ़ा हुआ है, तो वो, या तो जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है और एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दोनों को इस चैप्टर से वैल्यू एडिशन होने वाला है। जिन्होंने कुछ नहीं कभी पहले पढ़ा है, दे विल नो व्हाट इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जिनको पहले से पता था वो कॉन्सेप्ट तो रिफ्रेश करेंगे ही करेंगे, प्लस काफी सारी ऐसी चीजें आएगी जो उन्होंने कभी नहीं पढ़ी थी। और सबसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस इसके जो है वो भी मैं यहाँ पर इंक्लूड करने वाला हूँ। तो दिस वन लेक्चर इज गोइंग टू गिव देम द एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। करेक्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जहां जहां पर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा चीजें डिफिकल्ट लगती है, आई वुड सजेस्ट पॉज दी वीडियो, डू दी कैलकुलेशन और फिर मेरे साथ आगे आप कंटिन्यू करिएगा, है ना। चलो, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है। करेक्ट। अब जैसे कि यहाँ पर लिखाकर बताया गया है कि परम्यूटेशन अरेंजमेंट है और कॉम्बिनेशन जो है ये सिलेक्शन होता है। तो व्हाट इज परम्यूटेशन? परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट और परम्यूटेशन इज सीक्वेंसिंग। परम्यूटेशन या तो अरेंजमेंट है या तो सीक्वेंसिंग है, जबकि कॉम्बिनेशन जो है वो खाली सिलेक्शन होता है। अब क्या फर्क है ये भी समझाता हूँ। उससे पहले हमें ये समझना है कि परम्यूटेशन को हम लोग पी से बताते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन को हम लोग सी से बताते हैं, है ना। आपने ऐसा एनपीआर या तो एनसीआर काफी बार दिखा होगा। ये एनसीआर एनपीआर को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। आइदर यू कैन राइट इट लाइक दिस और यू कैन राइट इट लाइक दिस। कोई फर्क नहीं है, दोनों चीजें सेम ही है, सेम अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। तो परम्यूटेशन जो है वो अरेंजमेंट या तो सीक्वेंसिंग है। मतलब यहाँ पर सीक्वेंस को इंपॉर्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 अल्फाबेट से कहीं एक जगह पर कोई एक पासवर्ड बना के रखा है, एंड दैट पासवर्ड इज FEDCBA, है ना। इससे कोई मेरा कुछ भी अकाउंट ओपन करने की कोशिश मत करना, नहीं होगा। ये वाला एक्चुअल नहीं है, खाली पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, मतलब बता रहा हूँ, बेचारे बच्चे अननेसेसरली मेहनत नहीं करें। तो FEDCBA, करेक्ट। ये पासवर्ड अगर मैंने बना के रखा है, अगर इसकी जगह पर मैं ऐसा पासवर्ड इनपुट करूंगा कि AFEDCB, तो will I be able to operate whatever that thing is? No, I will not be able to। क्यों? क्योंकि ये इसको और इसको दोनों को अलग पासवर्ड मानेगा। सी, यहाँ पर एलिमेंट तो वही के वही है ना, सेम 6 अल्फाबेट। फर्क कितना पड़ा? खाली उतना पड़ा कि यहाँ पर ये ए लास्ट में था, उसकी जगह पर उसको मैंने फर्स्ट में ले लिया। बाकी सारों के तो सीक्वेंस भी सेम रखे हैं मैंने, एफ ई, लेकिन एक ही चेंज हो गया। तो वो जैसे ही सीक्वेंस में जरा सा भी बदलाव आया, एक एलिमेंट ने भी अपना पोजीशन चेंज करा, तो बाकी सब भी एक एक पोजीशन शिफ्ट हो गए, एंड वी गॉट एंटायरली अ न्यू पासवर्ड। करेक्ट। तो सेम एलिमेंट है, तो यहाँ पर खाली ये 6 अल्फाबेट सिलेक्ट करके काम नहीं हुआ कि कौन से 6 ले रहे हो अल्फाबेट। सपोज ABCDEF, ये वाले 6 अल्फाबेट ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंस रखता है कि उनको क्या सीक्वेंस में अरेंज करा जाता है। तो उनका सीक्वेंस जो है वो हमने इससे इसमें फर्स्ट से सेकंड केस में चेंज करा, तो इसने इसको नया पासवर्ड कंसीडर करा, है ना। या तो वो दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे पास TEA, ये एक 3 अल्फाबेट है इंग्लिश के, जिससे मैंने टी वर्ड बनाया। अगर इसको मैं इन्हीं 3 को एलिमेंट को ऐसे लिख देता हूँ, तो कैन आई से इट इज अ सेम वर्ड? नो, नाउ दिस इज अ डिफरेंट वर्ड। दोनों के मीनिंग अलग है ना। ये चाय है, जबकि ये तो ईट है ना। टू ईट समथिंग, कुछ चीज खाना। तो ये चाय है, जबकि ये खाना है। तो सेम एलिमेंट लेकिन सीक्वेंस अलग, तो मीनिंग अलग।
तो अलग सीक्वेंस से अलग मीनिंग है, मतलब अलग अरेंजमेंट से अलग मीनिंग है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट को इम्पोर्टेंस है। तो हर बार नया अरेंजमेंट अगर नया एलिमेंट बनाता है तो उसको परम्यूटेशन बोला जाता है। कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है। कॉम्बिनेशन का एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कोई ये एक एग्जाम पेपर है ना? अब बाजू-बाजू वाले चोरी ना करें, इसलिए इन्होंने क्या करा है, पहले वाले को ए बी सी डी ई सेक्शन दिए, बाजू वाले को सीक्वेंस चेंज करके सी बी ए ई डी दे दिया, है ना? तो ये जो दूसरा वाला बंदा है, कैन ही कम आउट एंड से कि मुझे तो डिफिकल्ट पेपर दे दिया बाजू वाले से, उसको तो इजी पेपर दिया था। नो, ही इज नॉट अलाउड टू से दैट, बिकॉज इनको अभी भी सेम वही का वही पेपर ही माना जाएगा, खाली सीक्वेंस अलग है। तो यहाँ सीक्वेंस अलग होने से नया पेपर नहीं बना, नया एलिमेंट नहीं बना। तो वो कॉम्बिनेशन में खाली सिलेक्शन से मतलब है कितने क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो जब तक ये 5 के 5 क्वेश्चंस ही रहेंगे तब तक ये सेम पेपर ही माना जाएगा, चाहे आप कोई भी सीक्वेंस में उनको रखो। लेकिन कॉम्बिनेशन के जैसे ही परम्यूटेशन में क्या होता है, वही 6 के 6 एलिमेंट थे लेकिन सीक्वेंस चेंज हुई तो उनको सेम पासवर्ड नहीं माना गया, अलग पासवर्ड है ना? नाउ इट इज डिफरेंट पासवर्ड। तो जहां पर सीक्वेंस चेंज होने से नया एलिमेंट बनता है वो परम्यूटेशन, सीक्वेंस चेंज होने के बाद भी एलिमेंट वही का वही रहता है वो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस को इम्पोर्टेंस नहीं होता है। आर वी क्लियर विथ मी, है ना? तो अब परम्यूटेशन जो है उसको हम लोग ज्यादातर केसेस में एनपीआर लिखते हैं, कॉम्बिनेशन को एनसीआर लिखते हैं। एनपीआर जो है, यहाँ पर एन क्या है, तो एन जो है ना ये हमारे पास टोटल ऑप्शंस जो है वो है, और आर आर उनमें से जितने ऑप्शंस को मैं या तो जितने एलिमेंट को अरेंज करूंगा, एलिमेंट्स टू बी अरेंज, ये आर है। इसको कैसे लिखा जाता है एनपीआर को, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखा जाता है। जबकि एनसीआर को क्या लिखा जाता है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। आई होप अब सबको फैक्टोरियल तो पता ही होगा। फैक्टोरियल इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू दैट वैल्यू, है ना? लाइक 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1 है, 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 है, 5 फैक्टोरियल होता तो 5 4 3 2 1 होता। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ये इसको फैक्टोरियल बोला जाएगा। फैक्टोरियल अपने आप में कोई नंबर नहीं है, फैक्टोरियल जो है वो अपने आप में एक वैल्यू है। करेक्ट? समझ रहे हो? क्लियर? एकदम बेसिक। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट को इम्पोर्टेंस है, कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट को इम्पोर्टेंस नहीं है। परम्यूटेशन में एनपीआर में एन क्या होता है, टोटल ऑप्शंस, आर उसमें से जितने अरेंज करते हैं। जबकि कॉम्बिनेशन में भी एन तो टोटल ऑप्शंस ही होते हैं लेकिन आर उसमें से जितने आप सिलेक्ट करते हो वो होता है। करेक्ट बच्चों? पक्का मेरे साथ क्लियर है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। अब एप्लीकेशंस ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकली, मतलब जब हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं तो सम पढ़ के कैसे पता चलेगा ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का। तो ये वाले एप्लीकेशन ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। आप कोई भी वीडियोस देख लो, यूट्यूब देख लो, ये वो इधर उधर, एट एब्सोल्युटली नो प्लेस यू आर गोइंग टू गेट दिस क्लियर के क्वेश्चन पढ़ते ही कैसे पता चलता है कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो जहां पर भी फॉर्मेशन ऑफ पासवर्ड, जैसे मैंने इससे आगे में आपको एग्जांपल से समझाया, कहीं पर भी फॉर्मेशन ऑफ पासवर्ड, कोडवर्ड या सिग्नल होता है तो ये परम्यूटेशन होता है। फिर किसी भी टाइप का नंबर फॉर्मेशन, ये मोबाइल नंबर हो सकता है, यूनिक आईडी नंबर मतलब आधार नंबर, ये वो किसी का व्हीकल नंबर, है ना? सपोज आपका व्हीकल नंबर 2322 है, बाजू वाले ने नया गाड़ी खरीदा 2232, तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि ऐसा थोड़ी चले 3 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 3, ये तो सारी गाड़ी हमारी हो गई, है ना? वो बाजू वाला आपको बोलेगा भाग इधर से। करेक्ट? तो क्योंकि सेम एलिमेंट है लेकिन सीक्वेंस चेंज होने से नया नंबर बना हुआ है। तो परम्यूटेशन में किसी भी टाइप का नंबर फॉर्मेशन है तो परम्यूटेशन होता है।
फिर ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन एग्जांपल से जैसे मैंने समझाया था, TEA, EAT, ये भी परम्यूटेशन में आते हैं, है ना। देन क्वेश्चंस रिलेटेड टू अरेंजिंग पीपल आइदर इन अ स्ट्रेट लाइन और अ रो और अ कॉलम। सपोज ऐसा बताया है कि 6 लोग हैं, देयर आर 6 पीपल। मुझे इनको, ये 6 कौन है, A to F 6 नंबर, 6 होते हैं एलिमेंट, 6 अल्फाबेट, 6 लेटर्स। इनको एक सीक्वेंस में एक लाइन से अरेंज करना है। तो मैं कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो अरेंज करना है, समझो। तो अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट इज परम्यूटेशन, सीक्वेंसिंग इज परम्यूटेशन। तो इनको लाइन में कैसे अरेंज करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, 6 पोजीशन है। अब पहला ए को रखने के लिए मेरे पास सारे 6 के 6 पोजीशन अवेलेबल है, मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ। तो 6 वेज आई कैन अरेंज ए। अब ए को रखने के बाद बी के लिए कितनी जगह बची मेरे पास, बाकी के 5 स्पॉट्स अवेलेबल है। मान लेता हूँ बी इधर रख लिया, 5 तरीके से बी के लिए पोजीशन अवेलेबल थी। अब बी को रखने के बाद सी के लिए कितनी जगह बची, तो बाकी के 4 बच जाते हैं, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर सी रख देता हूँ। वैसे ही डी के लिए फिर 3 पोजीशंस अवेलेबल है, ई के लिए 2 अवेलेबल थी एंड एफ के लिए खाली एक पोजीशन अवेलेबल है। समझ रहे हो बच्चों, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितनी तरीके से अरेंज कर लिया, 6 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, परम्यूटेशन हो गया। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, NPR, टोटल 6 लोग थे, उसमें से 6 के 6 अरेंज कर रहा हूँ। एन टोटल है और आर उसमें से जितने अरेंज करते हैं, वो तो 6 थे, यहाँ पर 6 के 6 अरेंज कर रहा हूँ। तो NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, दैट इज 6 फैक्टोरियल बाय 1, मतलब कितना आया, सेम 6 फैक्टोरियल ही वैल्यू या तो आंसर आ गया। आई होप मेरे साथ समझ रहे हो, है ना। तो कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप टीम कमिटी कभी भी होता है तो कॉम्बिनेशन में आएगा, है ना। किसी भी टाइम का टीम बना रहे, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मान लेते हैं इंडियन टीम, कौन सा वाला इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, है ना। अब यहाँ पर 11 प्लेयर है। अब एक बंदा बता रहा है वीके ए कैप्टन है ना, विराट कोहली नाम तो सुना ही होगा, ये एक कैप्टन है, तो इसको पहला रखो, बाकी के 10 उसके बाद में लिखना। किसी ने बताया नहीं, कैप्टन तो बड़ा मॉडेस्ट है, पहले 10 का नाम, बाकी के जो भी 10 है ना, ये 10 को पहले लिख के वी के बाद में लिखते हैं। ठीक है, किसी ने ऐसे लिख दिया, तो कैन आई से दिस टू आर टू डिफरेंट क्रिकेट टीम्स, नहीं, ये वही का वही टीम है। तो इसको पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सीक्वेंस इंपॉर्टेंस नहीं है, टीम में किसका सिलेक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्बिनेशन में ग्रुप, टीम, कमिटी सारे कॉम्बिनेशन होती है। फिर एग्जाम पेपर रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे मैंने एग्जाम्पल देकर आपको आगे समझाया कि ABCDEF सेक्शन पूछे हुए, सेक्शन चेंज कर दिया तो पेपर नया नहीं कहलाएगा, तो वो भी कॉम्बिनेशन है। फिर ज्यादातर कॉम्बिनेशन जो है ना वो प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, क्योंकि सिलेक्शन वाले केसेस होते हैं। फ्रॉम अ 50 पैक ऑफ कार्ड्स, जहां पर 52 कार्ड से आपको ये कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो, 2 कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो, या तो बॉल सिलेक्ट करे, मार्बल सिलेक्ट करे, है ना। तो क्वेश्चंस जहां पर प्रोबेबिलिटी में यूज होते हैं, बॉल, कैप, मार्बल, कार्ड्स, वो सब कुछ जो है वो क्या है, ऑल सच थिंग्स आर कॉम्बिनेशन। क्लियर बच्चों, तो ये केसेस जो है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के है। इतना क्लियर कट आपको ये वाला केस कहीं लिख के नहीं मिलेगा। चलिए, अब मैं क्वेश्चंस पर लेके जाता हूँ। सबसे पहले परम्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं और अल्फाबेट्स वाले, इंग्लिश अल्फाबेट मतलब वर्ड्स वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे पहले क्वेश्चन में ऐसा बताया है, हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वालिटी कैन बी अरेंज्ड, या इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वालिटी हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म। या तो ये जो क्वालिटी है ना, इसको या तो कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो, या तो इसमें से कितने वर्ड्स बनेंगे, दो में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, करेक्ट।
अब 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स, 7 अल्फाबेट, 7 लेटर्स। तो ये 7p7 तरीके से अरेंज करूंगा, विच इज 7 7 माइनस 7 0। तो कितना बचा? 7 फैक्टोरियल बचा। तो इतनी चीज अब याद रख लो, जहां पर n और r सेम होता है, जहां पर n इज इक्वल टू r, उसको आप सीधा फैक्टोरियल से, आप सीधा फैक्टोरियल से सॉल्व कर सकते हो कि क्वालिटी में कितने एलिमेंट है? 7। तो इसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 7 फैक्टोरियल। समझना है तो हम लोग इस हिसाब से समझ भी सकते हैं कि क्यू के लिए पहले 7 पोजीशंस अवेलेबल थे, फिर यू के लिए 6, फिर ए के लिए 5, फिर एल के लिए 4, क्योंकि एक एक पोजीशन ऑक्यूपाइड होता रहेगा ना, हर बार एक एलिमेंट प्लेस करूंगा। तो यहाँ पर ये चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि अभी हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन, ये सारा परम्यूटेशन विदाउट रिपीटेशन है। यहाँ पर रिपीटेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। एनपीआर फॉर्मूला तभी यूज होता है जब विदाउट रिपीटेशन वाला परम्यूटेशन होता है ना? विदाउट रिपीट परम्यूटेशन है तब। करेक्ट मेरे साथ बच्चों, क्लियर? तो कितना हो गया ये वैल्यू? 7 फैक्टोरियल हो गया। अगर 7 फैक्टोरियल का आपको वैल्यू याद है 5040, तो आप सीधा लिख सकते हो। नहीं याद है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे पास दूसरा वर्ड आया, मुंबई। इसको मैं कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, वापस फिर मुंबई पर चलता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके मैं ऐसे पूछ सकता हूँ, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड की जगह पर हाउ मेनी न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, है ना? अब जैसे ही हाउ मेनी न्यू वर्ड्स आ गया, तो आपका आंसर 5040 की जगह पर 5039 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल 5040 बन सकते थे, उसमें से एक तो क्वालिटी ऑलरेडी लिखा हुआ ही है। तो नए कितने बने? 5040 में से क्वालिटी कैंसिल कर दूंगा, निकाल दूंगा, तो नए खाली 5039 फॉर्म हुए है ना? चलिए अब मुंबई पर चलते हैं, है ना? तो मुंबई, मुंबई में कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर अब जरा सा ध्यान दीजिए, क्वालिटी में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा था, जबकि मुंबई में क्या है? 2m है, m रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने से क्या बनता है? ज्यादा बनते हैं कि कम बनते हैं? हमेशा याद रखो, रिपीट होने से नंबर ऑफ वर्ड्स कम बनते हैं। क्यों कम बनते हैं? क्योंकि ये वाला m इधर और ये m अगर यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो कोई नया वर्ड नहीं बनेगा ना। देखिए एग्जांपल से समझाता हूँ वापस। क्वालिटी में क्या था? थर्ड वाला ए फर्स्ट और फर्स्ट वाला क्यू थर्ड चला जाएगा, तो ए यू क्यू एल आई टी वाई नया वर्ड बना। मीनिंगफुल वर्ड की बात नहीं कर रहे अभी, मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चंस रीजनिंग में होते हैं। यहाँ पर हम लोग खाली वर्ड की बात कर रहे हैं, तो वो है ना, मीनिंग निकलना जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग मीनिंगफुल वर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान में रखना। तो क्वालिटी में क्यू थर्ड ए फर्स्ट हो गया तो न्यू वर्ड बना, करेक्ट। अब मुंबई में ये वाला थर्ड फर्स्ट रखूंगा, फर्स्ट थर्ड रख दूंगा, तो आपको समझ में आएगा। पहले तो ये देख के समझाओ, मुझे बताओ ये कौन सा एम है, पहला है कि तीसरा है? तो नहीं पता चलेगा, बिकॉज एम आइडेंटिकल होते हैं। तो वो जो चीज रिपीट होती है ना, जो चीज रिपीट होती है उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना कम हो जाएगा? तो टोटल 6 फैक्टोरियल, उसमें से 2 फैक्टोरियल डिवाइड। क्यों डिवाइड? क्योंकि 2m है। तो इतना याद रखो, जो रिपीटेशन है ना वो डिवीजन है ना? ये पॉइंट टू रिमेम्बर है, रिपीटेशन इज डिवीजन, करेक्ट। तो 6 फैक्टोरियल कितना था? 720 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का 2 कितने बनेंगे? 360। मैं पहले ऐसे 3-4 सॉल्व करवाऊंगा, फिर हर एक क्वेश्चन में ये सिंप्लीफिकेशन नहीं करूंगा, दैट विल बी फॉर यू, क्योंकि मुझे ज्यादा चीजें पढ़ानी है आज इसमें। तो फिर मैं फैक्टोरियल फॉर्म में इसको खाली लिख के आप लोगों को समझा दूंगा, करेक्ट। अब अहमदाबाद आया, तो AHMEDABAD। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर टोटल कितनी बार ए है? तो अहमदाबाद में टोटल 3 बार ए आया है।
और 2 बार डी है। तो इसको 5 फैक्टोरियल मत कर देना, क्योंकि डी और ए अलग है। ए डी की जगह पर, डी ए की जगह पर जा सकता है, ये वाला डी इधर आ सकता है, अलाउड है। और ये ए इधर डी की जगह पर भी जा सकता है, नया वर्ड ही बनेगा। तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। करेक्ट? मेरे साथ बच्चे समझ रहे हैं सारे, है ना? तो 9 फैक्टोरियल जो है उसका वैल्यू कितना होता है? 9 फैक्टोरियल इज 362,880 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल का 6 है एंड 2 फैक्टोरियल का 2 है। करेक्ट? सिंप्लीफिकेशन में अब मैं नहीं जा रहा हूँ। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग कर लोगे। और हमेशा याद रखना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डेसिमल्स में वैल्यू आंसर नहीं आते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल है तो हमेशा वैल्यू डिविजिबल ही होगी। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के ऊपर से ही बनता है, 4 3 के ऊपर से ही बनता है, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से ही बनता है। तो हमेशा डिविजिबल रहेगा। परफेक्ट आंसर परफेक्ट इंटीजर में इंटीग्रल वैल्यू ही मिलने वाला है। करेक्ट? चलिए आगे चलते हैं। मिसिसिपी। तो मिसिसिपी में टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब जो रिपीट है उसको डिवाइड करना चालू करता हूँ। तो आई कितनी बार आता है यहाँ पर? 4 टाइम्स देयर विल बी आई। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू एस कितनी बार होता है? 4 टाइम्स देयर विल बी एस। और पी कितनी बार आएगा? 2 बार पी भी आएगा। करेक्ट? तो एम को छोड़कर सब कुछ रिपीटेशन है। तो इतनी तरीके से आप मिसिसिपी को लिख सकते हैं, या तो इतने नए वर्ड्स बना सकते हैं। सेम वे इंटेलिजेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी कितना है? टोटल 11 फैक्टोरियल। जो रिपीट है उसको अब डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पर हम लोग विदाउट एनी कंडीशन वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें कंडीशंस भी आएगी, आपको आगे लेके जाता हूं वैसे क्वेश्चंस पर। अब आई कितनी बार है यहाँ पर? देयर आर 2 आईज। फिर टी कितनी बार है? देयर आर 2 टीज, है ना? फिर ई कितनी बार है? देयर आर 2 ईज। फिर एल कितने हैं? देयर आर 2 एल्स। और कुछ रिपीटेशन में है क्या? एन भी है। तो आई ले लिया हमने, फिर एल ले लिया, ई ले लिया, टी भी ले लिया, और अब 2 एन भी बचा था। तो इतना आएगा। ये क्या बना? इंटेलिजेंट बना। करेक्ट? तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? दिस मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। चलिए आगे चलते। अब यहाँ पर कंडीशन आई एक, है ना? चीजें फिक्स करी। तो हमें ये बताया है हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वालिटी कैन बी रिटन सच दैट क्यू विल ऑलवेज बी फर्स्ट एंड वाई विल ऑलवेज बी लास्ट। तो क्वालिटी, यहाँ पर क्यू हमेशा पहला है और वाई हमेशा लास्ट है। इस हिसाब से मैं अगर इसको रख रहा हूं, क्यू हमेशा पहला और वाई हमेशा लास्ट, तो ये कहीं नहीं जा पाएगा। फर्स्ट ही है, फिक्स हो गया। ये भी कहीं नहीं जा पाएगा। तो जितना फिक्स है ना उसको आप छोड़ दो या निकाल दो, मान लो कि वो है ही नहीं, खाली उनको छोड़कर बाकी जितने हैं वही अपना पोजीशन शिफ्ट कर पाएंगे। करेक्ट? तो 1 2 3 4 5, खाली ये 5 जो है वही अपना पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं। तो दिस कैन बी अरेंज्ड हाउ मेनी वेज? 5 फैक्टोरियल वेज। आई होप क्लियर है, समझ रहे हो, है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बताया हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वालिटी कैन बी अरेंज। वापस वही, लेकिन अब मैंने और एक कंडीशन दे दी। लिखा हुआ भी है, कंडीशनल परम्यूटेशन है, सच दैट क्यू यू विल ऑलवेज रिमेन टूगेदर। ये एग्जामिनेशन में पूछने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन है, जहां पर रिमेन टूगेदर वाला केस आता है, जहां पर रिमेन टुगेदर वाला केस आता है। तो क्यू यू ए एल आई टी वाई। करेक्ट? क्यू यू टूगेदर। तो जो टुगेदर होता है ना वो जा तो सकता है कहीं पर, मतलब ऐसा वर्ड बन सकता है ए एल आई,
QUTY अलाउड, या तो ऐसा वर्ड भी बन सकता है ALITYQU, लेकिन एक साथ ही जा सकता है। तो अगर ये हर बार हर जगह पर एक साथ जाएगा तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ वन एलिमेंट, वन अल्फाबेट, वन लेटर, करेक्ट। तो इसको एक ही अल्फाबेट, एक एलिमेंट या तो एक लेटर मान के मैं चलूंगा। तो इसको अगर एक ही लेटर मान लूंगा तो ये कितने हो गए अब मेरे पास यहाँ पर अल्फाबेट्स या तो एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड ये एक है मान लेता हूँ, ये कोई एक्स है तो ये और एक, मतलब टोटल 6 हो गए। तो उनको कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल, करेक्ट। लेकिन ये आंसर नहीं हो गया। देखो अब मुझे ऐसा बताया है QU टूगेदर, कौन लेफ्ट कौन राइट ऐसा थोड़ी बोला है, तो QU टूगेदर है। तो अगर मैं QU लिखूंगा तो भी वो टूगेदर है, उनको अगर UQ लिखूंगा तो भी तो टूगेदर ही है ना। तो उस केस में जितने वर्ड्स QU से बनेंगे वापस आपको उतने ही वर्ड्स UQ से भी बनाने पड़ेंगे। लाइक ALITYQU, फिर आपको बनाना पड़ेगा ALITYUQ। वैसे सारे वर्ड जितने QU से बनेंगे उतने ही UQ से। तो ये 6 फैक्टोरियल को और एक 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 720 इंटू 2, है ना, 1440 वर्ड्स बनेंगे। या तो उतनी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। पॉइंट टू रिमेम्बर इज ओनली दिस, कि जो टूगेदर है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। जो रिपीट था उसको क्या करा था हमने, डिवीजन करा था, इफ यू रिमेम्बर, मैंने ये आपको बताया था, है ना, लिखकर के रिपीट है तो उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वो पॉइंट टू रिमेम्बर था। सेम वे आपको ये भी याद रखना है कि जो टूगेदर है वो मल्टीप्लिकेशन है, टूगेदर इज मल्टीप्लिकेशन एंड रिपीट इज डिवीजन। बस ये दो चीजें आप समझ लिया ना, मतलब आपको ये अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस में कभी गलती नहीं होगी, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लाके दे दे, है ना। देखते हैं अभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और। अब अहमदाबाद, AHM टुगेदर, तो ये AHM टुगेदर है अहमदाबाद के अंदर, है ना। तो AHM टुगेदर, तो इसको मैं एक मान लूंगा। तो अब कितने हो गए ये मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, और ये टुगेदर है तो ये एक, मतलब 7। तो दिस कैन बी अरेंज 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल वेज, क्यों, AHM 3 है ना। अब ये 3 फैक्टोरियल क्यों होता है उसका भी लॉजिक देखो। AHM जो है उसको आप कितनी तरीके से लिख सकते हो, तो AHM लिख सकता हूँ, AMH लिख सकता हूँ, फिर HMA लिख सकता हूँ, फिर HAM लिख सकता हूँ, फिर MAH लिख सकता हूँ, और MHA लिख सकता हूँ। तो 6 तरीके से लिख पाया उसको। 6 क्या होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। तो कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे ना कितना फैक्टोरियल है, तो बस आपको यही समझना है कि इसको लिख कितनी तरीके से हम लोग सकते हैं। तो इफ आई कैन राइट इट 6 ways, दैट मीन्स दैट इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। समझ रहे हैं मेरी बात बच्चों। तो 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये 2D है उसका 2 फैक्टोरियल रहेगा। और ए में भी आप 3 फैक्टोरियल नहीं, खाली 2 फैक्टोरियल ही करूंगा। क्यों, क्योंकि ये ए अब अकेला बचा ही नहीं है ना, इसको तो हमने एक मान लिया, वो तो AHM के साथ है, उसको छोड़ के जा ही नहीं सकता। तो एक और दो, दो ही ए बचे हुए हैं मेरे साथ। क्लियर, फिक्स, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो हाउ मेनी वेज हैप्पी कैन बी रिटन इफ डबल पी इज टूगेदर, है ना। तो हैप्पी में डबल पी टुगेदर है तो इसको एक मान लूंगा। तो ये 1 2 3 4, तो कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल। अब इसको मैं इंटू नहीं करूंगा क्योंकि पी ही है, दोनों सेम अल्फाबेट। तो ये इधर जाएगा पी और ये वाला इधर जाएगा, तो कोई नया वर्ड नहीं बनने वाला है। तो मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा और डिवीजन भी नहीं होगा क्योंकि इसको तो हमने एक ही मान लिया है ना। तो आंसर विल बी ओनली 4 फैक्टोरियल। बच्चों मेरे साथ समझ रहे हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ी सिंपल चीज है, आराम से समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना। अब सेम वे मीटिंग की बात आई है ना। पहले इसमें भी एक केस समझते, मान लेते हैं डबल ई टुगेदर खाली पूछा होता, तो डबल ई टुगेदर होता तो इसको एक मान लेता।
तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको कैसे लिखता मैं 6 फैक्टोरियल। ये भी ना तो मल्टीप्लाई होता ना तो डिवाइड, क्योंकि ई ही है, 2 बार ई है, तो ये इधर या ये वाला पहला वाला ई दूसरे में जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, है ना। लेकिन यहाँ पर एम डबल टुगेदर बोला है, एम डबल टुगेदर, तो ये 1 2 3 4 और ये एक मान लिया 5, तो कितना हो गया उसका 5 फैक्टोरियल इनटू क्या, तो अब इनटू इसका 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। क्यों? 3 पोजीशन है, 2 नहीं है। लेकिन सर ई तो सेम है, करेक्ट, लेकिन एम फर्स्ट भी हो सकता है, एम सेकंड भी हो सकता है, एम तो थर्ड भी जा सकता है, करेक्ट। तो उसके पास 3 पोजीशन अवेलेबल है, उसका 3 फैक्टोरियल, लेकिन डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एम ई की जगह पर पहले ई की जगह पर भी जा सकता है, एम दूसरे ई की जगह पर भी जा सकता है, लेकिन दो ई एक दूसरे की जगह पर नहीं जा सकते हैं। क्यों जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना हमें, दोनों ई है, दे आर आइडेंटिकल। तो जो चीजें आइडेंटिकल होती है उनको खाली आप एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको ऐसा बताता हूँ कि 4m है, इसको कितनी तरीके से अरेंज कर पाएंगे, तो ओनली वन वे, समझो ये सब कुछ सेम ही है, इसको इधर लिखोगे तो आपको समझ में थोड़ी आएगा कि कौन सा वाला एम पहला था, कौन सा दूसरा था, तीसरा था। तो वो ये इधर और ये इधर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए उतने कम बनेंगे वर्ड्स। तो 5 × 3/2। अभी भी जैसे मैं बताया, आप अगर इसमें कंफ्यूज हो गए तो क्या करना है, इसको वो कितनी तरीके से लिख सकते हैं वो सोचो। तो एम डबल जो है उसमें क्या आएगा, एम डबल आएगा, फिर डबल एम आएगा, एन ई एम ई, 3 तरीके से लिख सकते हो, है ना। तो आप इसको ऐसे भी आंसर कर सकते थे, 5 फैक्टोरियल इंटू 3, दैट्स इट। इसमें भी यही हुआ है, देखो 3 फैक्टोरियल कितना है, ये 6 है, डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना हुआ 3, तो 5 × 3 ही करा है मैंने। लेकिन ये हमने मेथड से, प्रोसेस से समझा, देखो, जबकि ये मैंने खाली आपको कॉन्सेप्ट करवाया कि 3 तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इंटू 3 होता है, करेक्ट। अब मैथमेटिक्स एमए टुगेदर बोला है, अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग मैथमेटिक्स को, तो हमें पता चलेगा कि मैथमेटिक्स जरा सा भी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसमें तो बहुत मजा आता है। इट इज अ फन टू स्टडी, है ना। वो वाली बात नहीं कर रहा था, वर्ड की बात कर रहा था, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। देखो मैथमेटिक्स में अब क्या होने वाला है, एमए टुगेदर, यहाँ पर 2 एमए है। अब ये दोनों को एक साथ मत कर देना, ऐसा नहीं बोला है एमए टुगेदर मतलब एमए, मतलब मामा बनाने को नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, है ना। मामा बनाने में बहुत मजा आता है सर, आपको क्या पता। तो मामा बनाने की बात किसी को भी नहीं कर रहा हूँ, डोंट डू दैट, करेक्ट। बट खाली एम और ए साथ में रखने की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर ये एक्स और ये भी तो एम ए ही है, ये भी एक्स, इसको वाई नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, सेम ही है ना। ये एम ए अगर एक्स है तो ये वाला एम ए कहाँ से वाई होगा, समझ रहे हो। एन ए होता तो वाई कर सकता था, एम ए ही है तो वापस एक्स का एक्स ही रखना पड़ेगा ना। तो कितना हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 फैक्टोरियल इनटू क्या, इनटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 टाइम्स, क्यों, जब ये एम ए है तब ये ए एम हो सकता है, और ये एम ए है तब ये भी तो ए एम हो सकता था ना। तो टुगेदर का मल्टीप्लीकेशन, तो दो चीजें टुगेदर वाली है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड बाय, ये 2 बार टी है, उसका 2 फैक्टोरियल डिवाइड होगा, और क्या, और भी एक 2 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि ये पूरा एम ए इधर से इधर और ये पूरा एम ए इधर से इधर नहीं जा सकता, इनको एक्स मान लिया। तो मतलब ये मैथमेटिक्स ऐसे सोचो, एक्स टी एच ई एक्स टी आई सी एस, तो ये वाला एक्स इधर और ये एक्स इधर नहीं जा सकता, तो डबल एक्स का और एक डिवीजन, जो रिपीट है उसको डिवाइड करते हैं, जो टुगेदर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखना है, टुगेदर का मल्टीप्लिकेशन, रिपीट का डिवीजन, करेक्ट। इसलिए 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 फैक्टोरियल भी कैंसिल, क्या बच गया लास्ट में, खाली 9 फैक्टोरियल बच गया, है ना, विच इज 3628880 आंसर। विथ मी, सिंपल था, यस।
चलिए आगे चलते हैं। अब बताएं, इन हाउ मेनी वेज वर्ड इंग्लिश कैन बी रिटन सच दैट ऑल दी वॉवेल्स विल रिमेन टुगेदर। तो इंग्लिश में वॉवेल एक साथ रखने हैं। अब इंग्लिश में वॉवेल है कितने? ई है एंड आई है, बस, है ना। बाकी तो सारे कॉन्सोनेंट्स है। तो वॉवेल टुगेदर है, ई आई को एक साथ रखना है, तो इसको एक मान लू। क्या बच गया? एन जी एस एच। तो ये 1 2 3 4 5, तो इट कैन बी डन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वेज। ये ई आई एक साथ रहेगा। अब ये कुछ भी जा सकता है, कहीं पर भी वर्ड बना सकता है। एन जी ई आई एस एच बना सकता है, एन जी एस एच आई ई बना सकता है ना। अभी भी ई आई तो साथ में ही है। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज दी आंसर। यहाँ ध्यान में देने वाली बात ये है कि खाली वॉवेल्स टुगेदर बोला है, वॉवेल्स टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट्स टुगेदर नहीं बोला है, वो नीचे बताया है। इंग्लिश such that all the vowels together and all the consonants also together। तो अब ई आई एक साथ रहेंगे और एनजीएसएच भी एक साथ ही रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर बीच में ई आई आ गया ना एनजीएसएच के, अब नहीं आ सकता क्योंकि कॉन्सोनेंट्स भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये मान लेता हूँ वॉवेल टुगेदर एक्स है, कॉन्सोनेंट्स टुगेदर वाई है। तो एक्स वाई को कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? 2 फैक्टोरियल, या तो एक्स वाई होगा या तो वाई एक्स होगा, करेक्ट। अब ये x टुगेदर है, उसमें भी वापस ई आई और आई ई दो तरीके से अरेंज, तो उसका और 2 फैक्टोरियल। और एन जी एस एच एक साथ है, तो वो ये 4 एलिमेंट या तो 4 लेटर जो है, ये तो भी तो वापस में अपने आप में कितने 4 फैक्टोरियल तरीके से इंटरचेंज हो सकते हैं ना। जी एन एस एच हो सकता है, एस एच एन जी हो सकता है, कुछ भी, मतलब 4 तरीके से। तो वो भी पॉसिबल है। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 2 फैक्टोरियल 2, 2 फैक्टोरियल 2। कितना हो गया ये? 96 वेज इंग्लिश कैन बी रिटन सच दैट ऑल दी वॉवेल्स टुगेदर एंड ऑल दी कॉन्सोनेंट्स आल्सो टुगेदर। मेरे साथ बच्चों, बड़ा सिंपल है ना। कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? जरा सा भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मुझे, हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड बंगाली कैन बी रिटन सच दैट vowels will always occupy। यहाँ पर मुझे पूछा है such that vowels will always occupy the odd places, है ना। तो अब BENGAALI कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 और अब यहाँ पर वॉवेल कितने हैं? एक ई, दूसरा है ए और तीसरा है आई। such that vowels will always occupy odd places। तो अब मेरे पास एक ई है, एक BENGALI में एक ई वॉवेल है, एक ए वॉवेल है और एक आई वॉवेल है। तो वॉवेल खाली ऑड प्लेसेस ही ले सकते हैं, मतलब फर्स्ट पे आ सकता है या थर्ड पे आ सकता है या फिफ्थ पे आ सकता है या तो वो सेवंथ पर आ सकता है। मतलब 4 पोजीशन अवेलेबल है, उसमें से किसी भी 3 जगह पर 4p3 क्या रखूंगा? वॉवेल रखूंगा। और बाकी के कॉन्सोनेंट जो है उनका कुछ भी नहीं बताया है। तो ये 1 2 3 एंड 4 बाकी 4 कॉन्सोनेंट्स जो बच गए, वो अपने हिसाब से 4 फैक्टोरियल तरीके से कहीं पर भी जा सकते हैं, करेक्ट। तो 4p3 कितना हो गया? समझ रहे हो ना बच्चों? 4 पोजीशन है, 1 2 3 एंड 4, मतलब फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ एंड सेवंथ जो ऑड है। वॉवेल खाली उधर ही जा सकते हैं और कहीं पर नहीं है। तो ये 4 पोजीशन में 3 ही वॉवेल है मेरे पास, तो 4 में से कहीं पर भी 3 में 4p3 के हिसाब से रख दो। और बाकी के 4 पोजीशन पे 4 फैक्टोरियल की तरीके से कॉन्सोनेंट तो अब कहीं पर भी जा सकता है, उसको कोई लिमिटेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, उसका कुछ भी फिक्स स्पेसिफिक नहीं बोला हुआ है। तो 4p3 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4p3 कितना होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3, दैट इज 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 24 इंटू 24, 4 फैक्टोरियल 24, 4 फैक्टोरियल 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वालिटी कैन बी अरेंज
such that QU will never remain together. अब मजे वाला क्वेश्चन है, देखो अब मुझे यहाँ पर ये पूछा है कि QU एक साथ नहीं रह सकता है ना? नॉट टुगेदर ढूंढने का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है पता है? उससे उल्टा सोचो, मतलब एलिमिनेशन से जाओ। अगर मुझे ये पूछा होता कि QU टुगेदर, तो मैं कैसे बनाता इसको? वन QU को एक मान लेता, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बन जाता, करेक्ट है ना? उतने केसेस में QU टुगेदर है, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल केसेस में। अगर कोई कंडीशन ही नहीं होती तो इसको मैं कितनी तरीके से अरेंज कर सकता था? 7 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये टोटल वर्ड्स जो बन सकते हैं वो है, उसमें से इतने केसेस में टुगेदर। तो अगर मैं टोटल माइनस टुगेदर वाले केसेस कर देता हूं, तो जो बच जाएगा एलिमिनेशन से वो क्या होगा? नॉट टू, वो क्या हो जाएगा? नॉट टू गैदर हो जाएगा ना। तो नॉट टुगेदर में खाली इतना ही करना है, टोटल माइनस टुगेदर, दैट्स इट। टोटल 7 फैक्टोरियल मतलब 5040, उसमें से ये टुगेदर वाले केसेस माइनस करो। 6 फैक्टोरियल दैट इज 720 इंटू 2 फैक्टोरियल 1440 निकाल दिया। तो जो 3600 बच गए, ये नॉट टुगेदर है, मतलब यहाँ पर ये साथ में नहीं है। डायरेक्ट साथ में नहीं है ढूंढना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझो। ये 7 केसेस है। अब क्यू इधर है, यू इधर आ सकता था, क्यू इधर, यू इधर भी आ सकता था, क्यू इधर, यू इधर भी जा सकता था। ये भी पॉसिबल है कि क्यू सेकंड पर है, यू फोर्थ, क्यू सेकंड पर है, यू सेवंथ, क्यू थर्ड है, यू फर्स्ट। तो बहुत सारे केसेस समझने पड़ते, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए ज्यादा इजी तरीका, कभी भी नॉट टुगेदर पूछते हैं तो ऐसा ही करोगे, टोटल माइनस टुगेदर कर देना। टोटल माइनस टुगेदर जो होता है वो हमेशा नॉट टुगेदर होता है। क्लियर मेरे साथ बच्चों, है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये पूछा है कि हाउ मेनी वेज 6 फ्रेंड्स ABCDEF कैन बी अरेंज्ड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो अब 6 दोस्त है ABCDEF, उनको एक सर्कुलर टेबल में आसपास बिठाना है। परम्यूटेशन ही होता है, कोई भी टाइप का इंसान को अरेंज कर रहे हैं तो। अब ये 6 को अगर एक लाइन में अरेंज करना था, तो आगे मैंने आपको समझाया कितनी तरीके से कर सकता था, 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता था, करेक्ट। अब मान लेता हूं ये एक सर्कुलर टेबल है, इसके आसपास अगर इन लोगों को मैंने बिठाया है ना? A B C D E एंड F। अब कितनी तरीके से बिठा सकता हूँ? अब मान लेता हूं कि ये सारे अगर एंटी क्लॉकवाइज एक एक पोजीशन शिफ्ट कर जाते हैं, मतलब ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, सी इधर आ गया, डी इधर आ गया, ई इधर, एफ इधर, है ना? तो विल आई कंसीडर दिस फर्स्ट एंड दिस सेकंड टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स? एक्चुअली नो। क्यों? क्योंकि सर्कल जो है ना, इसको स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट नहीं होता है। सी एक एक पोजीशन शिफ्ट हो गई है ना। अब वापस समझाता हूँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझना जरूरी है। जब स्ट्रेट लाइन में ऐसे अरेंज करा था और एक एक पोजीशन शिफ्ट करते, मान लेते बी इधर, सी इधर, डी इधर, ई इधर, एफ इधर और ए इधर आ जाता, तो आपको अरेंजमेंट चेंज हुई पता चल जाता। कैसे? क्योंकि एफ जो एंड पर था ना, वो कहीं पर बीच में आ गया, अब एंड में नहीं है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है या तो रो वाली अरेंजमेंट है, तो इसको स्टार्ट पॉइंट होता है, एंड पॉइंट भी होता है, करेक्ट। लेकिन सर्कल को स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट नहीं होता। जब आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करते हो, तो आपने इधर से ये स्टार्ट करा और ये अरेंजमेंट बनी, मैंने इधर से ये रखा, ये अरेंजमेंट बनाई, तो हमारी अरेंजमेंट सेम ही है और करेक्ट ही है। क्यों? ए के ऑपोजिट में तो सेम डी ही बैठा है, तो इधर भी ए के ऑपोजिट में तो डी ही है। ए के लेफ्ट में एफ, इधर भी ए के लेफ्ट में एफ, ए के राइट में भी, इधर भी ए के राइट में डी। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये और ये अलग है। पता चलेगा ना सर, इधर ए जो है वो कहाँ पर बैठा है, ए यहाँ पर सॉरी, ए यहाँ पर नीचे बैठा हुआ है, वो ए राइट में चला गया। वो नीचे बैठा और राइट में चला गया, वो तो वो
टेबल का नहीं है, टेबल के नीचे थोड़ी बैठ गया, टेबल के तो साइड में ही है ना। तो टेबल के रेफरेंस से बात करो, ये सर्कुलर टेबल के रेफरेंस से। ये नीचे और साइड में चला गया, वो तो आप आपके कंप्यूटर स्क्रीन या तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन का रेफरेंस है, ऐसा कंप्यूटर स्क्रीन है तो नीचे से राइट में। टेबल का रेफरेंस नहीं है, टेबल का नीचे तो इसके नीचे जाके ऐसे छुप के कोने में बैठ जाएगा, उसको नीचे जाके बताते हैं। अभी तो साइड में ही है, समझ रहे हो बच्चों। तो इसको सर्कल को ना तो नॉर्थ होता है, साउथ होता है, लेफ्ट होता है, या तो राइट होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो जगह बदली पता कैसे चलेगा? इसलिए हमें एक स्टार्ट पॉइंट डिसाइड करना पड़ता है, और किसी भी एक को क्या करना पड़ता है, फिक्स। किसी भी एक को, जिससे दुश्मनी आपकी है ना, उसको फिक्स कर दो। बोले ए अच्छा नहीं लगता, उसको बिठा दो। सी अच्छा नहीं लगता, बोले तू इधर ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। डी दुश्मन है, उसको बिठा दो। लेकिन किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। जब वो फिक्स हो जाएगा, जैसे कि अब मैं मान लेता हूं ए फिक्स है ना, ए से मेरी दुश्मनी नहीं है, तो ए फिक्स। अब बाकी सारे अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, बी इधर चला जाएगा, सी इधर चला जाएगा, डी इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने जगह बदली है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ए के ऑपोजिट में डी था, उसकी जगह पर सी आ गया। ए के राइट में बी था, उसकी जगह पर एफ आ गया। करेक्ट। तो वो सर्कुलर अरेंजमेंट में हमेशा याद रखना, एक फिक्स और अरेंजमेंट जो बनेगी वो हमेशा n-1 फैक्टोरियल बनेगी, ना कि n फैक्टोरियल। स्ट्रेट लाइन वाली अरेंजमेंट n फैक्टोरियल ही होता है, 6 को एक लाइन में अरेंज करना होता तो 6 फैक्टोरियल। लेकिन इन 6 को सर्कुलर टेबल के आसपास बिठाना है तो 5 फैक्टोरियल आंसर आएगा। आर वी क्लियर? बड़ी सिंपल सी बात थी। आई होप आप लोगों को पता चला, समझ में भी आया है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। चलिए, तो अब क्वेश्चन ऐसा बता रहा है इसके ऊपर मुझे कि 10 फ्रेंड है। कितने फ्रेंड्स है? 10। ए टू जे, ये कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, क्योंकि इनको मन हो गया कि बर्थडे पार्टी बनाते हैं। किसकी बर्थडे पार्टी है? एक ही। हाउ मेनी वेज दे विल बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट ए बी सी विल ऑलवेज रिमेन टुगेदर, है ना। तो अब इनको अगर, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ये 10 जन बैठे हैं। अब ए बी सी हमेशा एक साथ ही रखना है, तो जो टुगेदर होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक मान लेते हैं, वन, है ना। दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वन। तो अब ये कितना हो गया, ये वन हो गया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड वन, मतलब ये टोटल कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल हो गया। करेक्ट। लेकिन 8 फैक्टोरियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो सर्कुलर अरेंजमेंट है, आपको किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। मतलब अरेंजमेंट 8-1, 7 फैक्टोरियल रखनी पड़ेगी। मेरे साथ बच्चों समझ रहे हो? तो वो कितना हो गया, 7 फैक्टोरियल इंटू ये एबीसी तीनों एक साथ है, तो ये भी तो अपनी जगह अंदर अंदर, मतलब अब एक दूसरे के बीच में अरेंज कर सकते हैं ना, इंटरचेंज कर सकते हैं। ए बी सी की जगह पर बी सी ए बैठ सकते थे, ए सी भी बैठ सकते थे। तो वो कितनी तरीके से हो सकता है, 3 फैक्टोरियल। तो इनका अरेंजमेंट कितना बना, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। अब तो 7 फैक्टोरियल का 5040, 3 फैक्टोरियल का 6 होता है। 5000 इंटू 6 30,000 होता है, एंड 40 इंटू 6 240 होता है। तो 30,000 240 ways they can be arranged, करेक्ट। कभी रेस्टोरेंट जाते वक्त हमने सोचा था कि हम लोग 30,240 तरीके से इधर आसपास बैठ सकते हैं? कभी सोचो, है ना। कभी रेस्टोरेंट जाते हो तो किसी को पूछना, ऐसा टेबल है तो तुमको पता है इधर आजू बाजू कितने तरीके से बिठा सकते हैं? ठीक है, खाना खा लेने के बाद पूछना, वरना वो लोग वापस भेज देंगे। तो चलिए, नाउ सी, अब एक क्वेश्चन ये आता है, सर इन लोगों को एबीसी को कैसे अरेंज करें? अगर इनमें से ही कोई फिक्स होता तो क्या?
तो इनमें से भी कोई फिक्स होता ना तो भी आंसर यही का यही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मान लेता हूँ शायद ए फिक्स है, करेक्ट? तो अब बीसी तो अपनी जगह बदल सकते थे, तो इधर बीसी बैठ सकते एक तरीके से, या तो इधर बैठते, ये दूसरा, या ये बीसी इधर भी तो जा सकते थे ना, ये सारे दो दो पोजीशन इधर और बीसी इधर, तो इधर भी बीसी रहता या तो सी भी रहता, तो ये और दो चार आया। अब ए इधर, उसके एक साइड पर बी, दूसरी साइड पर सी, या तो एक साइड पर सी दूसरी साइड पर बी, समझ रहे हो? तो 6 तरीका हुआ, 3 फैक्टोरियल इज 6। तो चाहे एबीसी में से कोई फिक्स है या तो जे टू डी में से कोई फिक्स है, ये आंसर सेम ही रहता है। बहुत बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी जगह पर मैंने फैकल्टी को भी ये कंफ्यूज होते हुए देखा है कि इनमें से फिक्स करोगे तो ये आंसर आएगा, एबीसी में से करोगे तो नहीं ना, किसी को भी फिक्स करो यही आंसर आएगा। और तभी तो मैथ बोला जाता है ना यार, कि सेम आंसर, मतलब हर एक नए तरीके से अगर आंसर नया है तो मैथमेटिक्स में नहीं चलता है। लॉ थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप इंटरप्रेट कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना? जजेस आर अलाउड टू इंटरप्रेट द लॉ, यू एंड आई आर नॉट अलाउड टू इंटरप्रेट द मैथमेटिक्स। इसको तो जो आंसर है यही आना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। हमें बताया हाउ मेनी वेज 5 इंडियन एंड 5 चाइनीज आर टू बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट नो टू इंडियन और नो टू चाइनीज विल सिट टुगेदर, है ना? तो अब वापस एक हमारे पास एक सर्कुलर टेबल है। अब 5 इंडियन है, 5 चाइनीज है ना? तो मान 10 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो नो टू इंडियन नो टू चाइनीज टुगेदर, दो इंडियन साथ में नहीं, दो चाइनीज साथ में नहीं, मतलब ऑल्टरनेट बिठाना पड़ेगा। इंडिया चाइना इंडिया चाइना इंडिया चाइना इंडिया चाइना इंडिया और चाइना, मतलब आईसीआईसीआई ऐसे, है ना? इसी दिन एक दिन ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते करते उनको पता चला कि चलो ये नाम रख देते हैं, और उन्होंने बैंक का नाम रख दिया आईसीआईसीआई। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था, इट वाज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो फिर उन लोगों ने बैंक में कन्वर्ट करके आईसीआईसीआई करा। तो ऐसे ऑल्टरनेट बैठेंगे आईसीआईसीआईसीआईसी। अब हमें पता है एक को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है। आपकी मर्जी, इंडिया फिक्स करना है तो इंडिया करो, चाइना फिक्स करना है तो चाइना करो, करेक्ट है ना? मान लेता हूं ये इंडिया को फिक्स कर दिया, तो बाकी के जो इंडियन वाले हैं, कितने हैं बाकी के इंडियंस? 4 है, 1 2 3 4। ये अपने आप में कितनी तरीके से बैठ पाएंगे? 4 फैक्टोरियल वेज, उनके पास 4 पोजीशन ही अवेलेबल है। ये इंडिया इधर चाइना की जगह पर नहीं जा सकता, वरना इधर दो इंडिया साथ में आ जाएंगे, और ये इधर चाइना की जगह पर चाइना इधर, तो दो चाइना भी साथ में हो जाएंगे, विच इज नॉट अलाउड। तो इंडियन के लिए 4 फैक्टोरियल बचा। अब क्या? अब कुछ बच्चे फिर वो चाइना भी फिक्स करने जाते हैं। अब वापस चाइना फिक्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज द सेम टेबल। तो वो चाइना के लिए अब 1 2 3 4 एंड 5, बाकी के 5 पोजीशन बचे। वो 5 में से वो लोग कहीं पर भी ये अपने आप में, एक चाइना वाला दूसरी जगह पर, ये इधर से इधर जा सकता है, ये वाला इधर से इधर जा सकता है, ये इधर से इधर, बट चाइनीज कैन नॉट रिप्लेस इंडियन, अदरवाइज टू इंडियन एंड टू चाइनीज विल अगेन कम टूगेदर। तो वो चाइना खाली चाइना को ही रिप्लेस कर सकता है। तो कितनी तरीके से रिप्लेस कर पाएगा? 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की जगह अवेलेबल है। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया, करेक्ट है ना? 4 फैक्टोरियल का कितना है? 24, एंड 5 फैक्टोरियल का कितना है? 120। तो 24 12 जा कितना होता है? 240, और 48, तो ये 2880। इतनी तरीके से अरेंजमेंट हो सकती है ना? आप चाहो तो चाइनीज भी फिक्स कर सकते हो, एक चाइना को फिक्स कर दिया और फिर बाकी 4 शिफ्ट करेंगे। चाइना फिक्स मत करना सर, सब एक जैसे है, पता नहीं चलता। तो वो ऐसा नहीं है, हाँ? और मजाक कर रहा था, मतलब कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं था मेरा कोई कंट्री के सिवा। पर पता है मुझे कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया गुस्से में है उनके ऊपर, है कि नहीं? तो ये मैंने चाइना को इधर फिक्स कर दिया। तो अब इन, तो बाकी चाइना के लिए 4 पोजीशन बचती, तो इंडिया के लिए 5 की 5 अवेलेबल होती, करेक्ट?
बट एक ही टेबल के आसपास है तो एक को ही फिक्स करना है, दोनों फिक्स करने की जरूरत नहीं होती है। तो चाहे कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर तो सेम ही आएगा, 2883। चलिए, अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन आ गया। कॉम्बिनेशन में क्या है, सिलेक्शन है ना। तो मैंने यहाँ पर दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट समझाई हुई है। पहला में ये है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एंड पॉइंट्स। तो क्वेश्चन में सपोज आपको ऐसा बताया है कि कोई एक प्लेन है या कोई एक पेपर है, कोई एक पेपर, ब्लैंक पेपर के ऊपर अगर रैंडमली 12 पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं, रैंडमली मतलब रैंडमली होता है कहीं पर जो आपकी मर्जी वैसे, है ना। रैंडम का मतलब ये नहीं होता सीक्वेंस में होगा, ट्रायंगल पैटर्न में होगा, स्क्वायर होगा, ऐसे नहीं। आंख बंद करके 12 पॉइंट्स मार्क करो, वो रैंडम होता है। तो उसमें से पास होती हुई लाइन कितनी बनेगी। तो लाइन के लिए हमें पता है कि लाइन के लिए क्या है, दो या तो उससे ज्यादा पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, विच कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली ऑन बोथ दी साइड, दैट इज लाइन। तो ये 12 में से आप कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट कर लोगे ना। अब सिलेक्शन है, समझो, अब परम्यूटेशन नहीं है, अब अरेंजमेंट नहीं है। मतलब एक पॉइंट इधर है और एक इधर है। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट में ऐसे ड्रॉ करता हूं, ऐसे, या तो मैं राइट से लेफ्ट में ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इधर से इधर ड्रॉ कर रहे हो या इधर से इधर, ये लाइन वही का वही रहेगा। मतलब अब सीक्वेंस नहीं है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट का। तो इसलिए जब सीक्वेंस नहीं बचता तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। खाली कौन से दो पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर ही है। ये दो पॉइंट सिलेक्ट कर दी, अब इसको ऐसे ड्रॉ करो तो भी चलता था, आपने ऐसे ड्रॉ करा होता तो भी ये चलता था, लाइन वही की वही रहती। करेक्ट। तो NC2 लाइंस बन सकती है। तो 12 में से कोई भी दो पॉइंट को अगर आप जोड़ोगे ना तो लाइन बनेगा। तो ये 12C2। 12C2 को सॉल्व कैसे करा जाता है, तो इट इज 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 12 माइनस 2 उसका 10 फैक्टोरियल। करेक्ट। अब 10 फैक्टोरियल ऊपर 12 फैक्टोरियल में से भी जो 10 फैक्टोरियल है वो कैंसिल होगा। इतना सब कुछ नहीं करना है, तो इसको सीधा ऐसे याद रखो, 12C2। यहाँ पर 2 है तो ये दो नंबर तक जाएगा रिवर्स में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू है ना उसका फैक्टोरियल लिख दो, बस आंसर हो गया। करेक्ट। 2 से 12 गया मतलब वो 6 बना, 11 इंटू 6 मतलब कितनी लाइन बना सकते हैं, 66 लाइन बना सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू एंड पॉइंट्स आउट ऑफ विच एम आर कोलिनियर। तो कितनी बनेगी, इतनी। अब ये वाला समझाता हूँ, देखो क्वेश्चन लेके, देयर आर 16 पॉइंट्स मार्क्ड ऑन अ प्लेन पेपर। मान लेता हूँ ये वाला एक प्लेन पेपर है, आउट ऑफ विच 10 आर मार्क्ड इन दिस स्ट्रेट लाइन। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9 एंड 10, ये कोलिनियर मतलब एक लाइन में लगाया है ना मैंने। और 6 बाकी के रैंडम मार्क कर रहा हूँ, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक कहीं इधर है, एक कहीं इधर है, इसी को रैंडम बोला जाता है। तो इनमें से पास होती कितनी लाइन बनेगी। अब पता है इसमें से कोई भी दो पॉइंट जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ूंगा तो एक लाइन बना सकता हूँ, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी लाइन बना सकता हूँ, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी लाइन बना सकता हूँ, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी लाइन बना सकता हूँ, इससे इसको जोड़ूंगा तो भी लाइन बना सकता हूँ। तो सेम वैसे ही चल रहा है कि NC2 टोटल 16 है, उसमें से कोई भी दो जोड़ो लाइन बन रहे हैं। लेकिन अब ये जो कोलिनियर है वहां पर आपने इसको जोड़ दिया, 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 तो ये 5 लाइन नहीं बने हैं। क्यों? लाइन जो है ना उसको आप इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी साइड पर। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली ऑन एनी साइड, है ना। तो ये कोलिनियर अगर है, एक ही रो में है, तो इससे जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये एक ही लाइन है, ध्यान देना। तो ये एक्चुअली एक ही लाइन बनी है। तो इसलिए ये 16C2 माइनस ये 10C2, एम पॉइंट जो एक लाइन में है, तो ये 16 में से किसी भी दो को जोड़ते लाइन बनती। लेकिन ये 10 में से किसी भी दो को जोड़ोगे तो लाइन, ये वाले जो 10 पॉइंट थे उसमें से भी किसी भी दो को जोड़ोगे तो लाइन नहीं है, क्योंकि वो एक ही लाइन है, तो उसका +1। ये आंसर हो गया। करेक्ट।
तो 16C2 कितना होता है 16 इंटू 15/2 माइनस 10C2 कितना होता है 10 इंटू 9/2 प्लस 1, है ना। तो 16/2 8, 15 एट्जा कितना होता है 15 एट्जा जो है दैट इज 120 माइनस ये 2 से ये 5, 10 चला जाएगा 5 मतलब ये 45 और ये 1 है। तो 120 में से कितना यहाँ पर 44 गया, 76 लाइन्स फॉर्म होगी। आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्लियर है जो मैं समझा रहा हूँ, है ना। अब इसके जैसा ही और एक केस लेता हूँ। यहाँ पर अब मैंने ऐसा बताया है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एंड पॉइंट्स इन इज NC3। जैसे आगे लाइन बताया वैसे ही अब यहाँ पर ट्राइंगल बना रहे हैं। तो सपोज एक ऑक्टागन है, तो ऑक्टागन को कितने पॉइंट्स होते हैं 8 होता है ना, ऑक्टोपस ऑक्टा इज 8। तो एक ऑक्टागन ड्रॉ करते हैं ना, बहुत बढ़िया नहीं आएगा, मैं पेंटर नहीं हूँ, बट जितना बढ़िया आ सकता है ट्राई कर रहा हूँ। तो ये एक ऑक्टागन मैंने ड्रॉ करा। अब इसको टोटल कितने वर्टाइसिस होते हैं, वर्टाइस मतलब ये पॉइंट जहां पर दो रेज एक दूसरे को टच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ऐसे कितने हैं टोटल 8 है, करेक्ट। तो ऐसे कितने हैं 8 वर्टाइसिस है। अगर इन्हीं वर्टाइसिस को कीपिंग दी वर्टाइसिस से ऑफ द ऑक्टागन एज अ वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल आल्सो, ऑक्टागन के वर्टाइसिस को अगर ट्रायंगल के वर्टाइसिस भी मानकर अगर इसमें से ट्रायंगल बना रहा हूं, तो ये 8 में से आप कोई भी 3 सिलेक्ट कर लोगे ना तो ये ट्रायंगल बनेंगे ही बनेंगे। देखो 1 2 3 ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 कंटिन्यूअस 3 ले लिए तो भी ट्रायंगल हुआ, ये 1 ये 2 ये 3 इस बार लेने का मन कर गया मेरा तो भी ट्रायंगल हुआ। तो इसलिए कितने ट्रायंगल बनते हैं NC3 जितने 8C3 which is 8 into 7 into 6 by 3 factorial 3 factorial 6 8 7 जा 56 ट्रायंगल बनेंगे। बच्चों मेरे साथ क्लियर है ना, आगे चलते हैं। तो इसी के ऊपर दूसरा भी क्वेश्चन लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे ये बताया है देयर आर टू पैरेलल लाइंस, तो ईच ऑफ द टू पैरेलल लाइंस हैज नंबर ऑफ डिस्टेंट पॉइंट्स मार्क्ड ऑन देम। तो मेरे पास यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है ना, ये और ये। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पॉइंट मार्क्ड है। दूसरे वाले में 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पॉइंट मार्क्ड है। तो क्वेश्चन में बताया है कि अगर ये पॉइंट को वर्टाइसिस पर यूज करता हूं तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, इसमें से कोई भी दो को इसके एक से जोड़ोगे तो ट्रायंगल बनेगा, बना। या तो ये दो के साथ में मुझे ये लेना है तो भी ट्रायंगल है, इसको भी ट्रायंगल ही बोलते हैं, है ना। ये ऐसे फॉर्म हुआ तो भी ये है तो ट्रायंगल ही ना, ऑब्ट्यूस एंगल है मतलब ये वाला एंगल 90 से ऊपर है बट ट्रायंगल है। या तो उल्टा भी कर सकते हैं, इधर से दो पॉइंट लेते और यहाँ से कोई भी एक पॉइंट ले लेते तो भी ये है तो ट्रायंगल ही है। या ये दो के साथ में मैं ये वाला पॉइंट लेता तो भी ट्रायंगल है, ये दो के साथ में भी ये इधर ले लेता तो भी है। तो किसी एक लाइन में से दो पॉइंट और सामने वाले में से एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो इसको अगर मैं लाइन ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो ए में से दो एंड बी में से एक ट्रायंगल बनाएगा, एज वेल एज बी में से कोई दो पॉइंट एंड ए में से एक, ये भी ट्रायंगल फॉर्म करेगा, करेक्ट। परम्यूटेशन प्रोबेब और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में अब हमें इतना भी याद है कि एंड में इनटू होता है और का प्लस होता है, करेक्ट। ये अलजेब्रा से उल्टा है, अलजेब्रा में एंड जो है उसका प्लस होता है और इक्वल टू होता है, जबकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए एंड प्रोबेबिलिटी के लिए एंड का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और को प्लस किया जाता है। तो यहाँ से ए में से कोई दो पॉइंट, ए में है कितने टोटल 8, उसमें से दो एंड बी में से कोई भी एक पॉइंट ले लो, या तो और बी में से कोई दो
एंड उसके साथ में टोटल 3 पॉइंट लेंगे तब ट्राइंगल बनता है, एंड उसके साथ में ए में से कोई एक ले लो तो भी ट्राइंगल बनेगा। बस ये बन गया। अब इसको खाली हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 8C2 8 इंटू 7/2 है ना, मतलब कितना होता है वो 28 होता है। 10C1 कितना होता है 10 होता है। 10C2 10 इंटू 9/2 45 होता है। एंड 8C1 8 होता है। तो 28 इंटू 10 ये कितने हो गए 280, है ना। तो इधर से 2 और इधर से 1 पॉइंट मिला के 280 ट्राइंगल बनते हैं, सोचो। और सेम वे इसके 2 और इसके 1, मतलब बी के 2 और इसके 1 लेने से पॉइंट कितना ट्राइंगल बनता है 360 ट्राइंगल बनते हैं। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 640 ट्राइंगल। क्लियर बच्चों मेरे साथ, है ना। टोटल कितने ट्राइंगल हमने बना लिए या तो फॉर्म कर लिए, टोटल हमने बनाए 640 ट्राइंगल इस केस में बनाए हैं, है ना। करेक्ट। चलिए, आई होप आप लोगों को ये वाला सब अच्छा लग रहा है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं इसको सारा एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने के मूड में था, बट अब मुझे लगता है कि काफी ज्यादा लेंथ हो रही है वीडियो की, है ना। तो मैं इसको 2 लेक्चर में, अभी भी काफी कुछ बाकी है इसके अंदर, इसलिए तो मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। और इससे कनेक्टेड दूसरा पार्ट में और क्वेश्चंस लेकर मैं इसके साथ में ही कंटिन्यूएशन में रखूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज stay tuned for the second part and keep studying, keep the things which you are supposed to remember, and please take care of yourself, and as I always say in the last, wherever you are, stay safe.